कोचिंग क्लासेस में भी अगर जैसे आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो कोचिंग क्लासेस में क्या होता है कि आपका 50% टाइम ऐसा होता है कि आपको वो चीजें रिपीट कर रहे होते हैं जो आपको पहले से आती है, वो भी पढ़ाते हैं वहाँ पे। हम्म। तो वो एक थोड़ा लॉस भी हो जाता है अगर जो बंदा पहले से तैयारी कर चुका है ठीक ठाक, पहले से कर मतलब चुका अपने है। कॉलेज लेवल पे। हाँ हाँ हाँ। सर आप अपने कॉलेज लेवल पे कैसे तैयारियां किए करते, तो आपको इंट्रोड्यूस किसने करवाया ईएस के बारे में? मतलब आपका शुरू से एम था क्या कि ईएस ही बनना है? कॉलेज में आए थे तो आपने क्या सोचा था, क्या करेंगे करके? देखो मेरा तो कॉलेज में था तो मुझे पहले लगा कैट एग्जाम देना चाहिए, हम्म। फिर लगा जीआरई दे के एमएस करना चाहिए, हम्म। फिर मतलब ऐसा था कुछ डिफाइन ही नहीं था करना क्या मुझे लाइफ में। हम्म। तो फाइनली थर्ड ईयर के, मतलब जब थर्ड ईयर मेरा था तब थोड़ा लगा कि नहीं यार अब यही रहो, सिविल में ही रहो, और गेट वेट एग्जाम थोड़ा पता चला। तो अगर प्रिपरेशन मैंने फाइनल ईयर जब आता है मतलब 7th सेमेस्टर से स्टार्ट की थी सीरियसली, कुछ हैंड रिटन नोट्स मंगा लिए थे और 7th सेमेस्टर से स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन, मतलब फाइनल ईयर में अच्छे से पढ़ाई की थी। तो कॉलेज के साथ साथ कैसे करते थे सर, क्योंकि उस समय तो प्रोजेक्ट वगैरह भी रहता है और हाँ लास्ट सेम प्रोजेक्ट वगैरह, रहता तो है। वो सब चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते थे? और आप तो अच्छे कॉलेज से हैं तो सर थोड़ा अच्छे से भी देना पड़ता है वहाँ पर तो प्रोजेक्ट भी, तो आप उन सारी हाँ चीज़ों के बावजूद कैसे करते थे? अभी तो स्टूडेंट डायरेक्टली बोल देते हैं कि सर प्रोजेक्ट ही इतना ज़्यादा हैवी हो गया, असाइनमेंट वो हो गया कि बन नहीं रहा है टाइम, तो आप कैसे मैनेज करते थे उस चीज़ को? टाइम मिल जाता था, मतलब डेली जैसे क्लास भी अगर 10 से 5 हो रही है तो 3 3 4 घंटे मिल जाते थे, और फिर मतलब सैटरडे संडे तो पूरा ऑफ रहता था, तो उसमें भी टाइम मिल जाता था। मतलब ऐसा तो नहीं है कि बोलेगा कोई टाइम ही नहीं मिलता है, अब 3 4 घंटे गप लड़ाओगे बैठ के तो फिर थोड़ी होगा। तो नहीं होता तो था ये तो सर। बेसिकली ऐसा होता है ना, जैसे 5 बजे क्लास खत्म हुई, आधा घंटा रेस्ट किए, फिर दोस्तों के साथ गप लड़ा रहे हैं, वो होता है ना क्योंकि उस समय प्लेसमेंट का माहौल होता है, हम्म। तो लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं चीजों में, तो वो थोड़ा अगर कोई अपना टाइम बचाएगा तो पढ़ सकता है। तो सर आप कैसे करते थे, आप अकेले पढ़ा करते थे कि दोस्तों का साथ वगैरह था जो लोग मिलके आप लोग तैयारी करते थे? मैं फाइनल ईयर में तो इंजीनियरिंग सर्विसेज तैयारी के लिए तो अकेले ही पढ़ रहा था। अकेले ही बाकी रह लोग गए तो थे? बल्कि और मजे ले रहे थे कि भाई क्यों पढ़ रहा है ऐसा करके, प्लेसमेंट ले ले क्या करेगा क्या नहीं, ऐसा था मतलब। अरे सर हाँ आप एक दो दोस्त मतलब थे जो बोलते थे कि अच्छा, एक दो दोस्त थे कि बोले कि हाँ तू पढ़ अच्छा है, पढ़ना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग, मतलब इन जनरल बता रहा हूँ, वो लोग ऐसे बोलते थे "अरे क्या करेगा पढ़ के, अरे मजे कर फिर ये लाइफ नहीं मिलेगी दोबारा", ऐसा करके बोलते थे। तो सर अभी तो कहाँ है वही कि वो आपको मजे थोड़ा लेके, सा अभी है कहाँ, आपको कुछ याद है? हाँ? मजे लेके अभी कहाँ अभी है वो लोग? हम्म। वो लोग भी हैं अपने जॉब कर रहे हैं, बट हम्म। मतलब 16 से नाइटिया अगरतला से तो मेरा ही हुआ था इंजीनियरिंग सर्विसेज में। अच्छा अच्छा अच्छा, यही यही बात बाकी है ना किसी सर। का। बदलना आप ही को पड़ेगा दुनिया को, लोग तो हंसते ही रहेंगे, फर्स्ट दे लाफ देन दे कॉपी वाली एक बात होती है ना, पहले लोग हंसते हैं फिर कॉपी करते हैं। मतलब जैसे अगर 20 लोग के कहने पे इन्फ्लुएंस हो जाओ तो फिर ठीक नहीं है, क्योंकि अब 20 में से 20 का तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि टोटल कितनी सीट रहती हैं, तो बहुत मतलब पूरे कॉलेज से ही हार्डली 3 4 का ही हो पाता है हर साल सिलेक्शन, मतलब जो अच्छे कॉलेजेस हैं उसमें भी। हम्म। तो ऐसा नहीं, अगर 20 लोग आपसे, इवन 100 लोग भी बोल रहे हैं कि मत पढ़ यार ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो नहीं सुनना है उनकी, क्योंकि आपको ही मालूम होना चाहिए कि पूरे कॉलेज से हर साल में 2 3 का ही हो पाता है। इवन मेरे कॉलेज में तो 2016 वैसे सिर्फ मेरा हुआ था इंजीनियरिंग सर्विसेज में। बहुत सही है सर, मतलब वही है, बहाने कई रहें पर आप अगर दृढ़ हैं अपने लक्ष्य पे तो आप तो ख़त्म कर ही देंगे उस चीज़ को। तो सर आप मतलब इतने ज़्यादा फोकस्ड कैसे हैं, मतलब आपको डिस्ट्रैक्शंस पकड़ी कि नहीं कभी कि चलो आओ करके इधर चलते हैं उधर चलते हैं, किसी भी चीज़ में इतने ज़्यादा फोकस्ड कैसे रहे आप? हाँ थोड़ा वो डिस्ट्रैक्शन तो होता है कॉलेज में, लेकिन हम्म। वो थोड़ा मैनेज करना पड़ता है कि चलो नहीं पढ़ना है तो पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है था। तो पढ़ना है, लोगों को तो खींच अगर खींच जैसे मान लो जाते कभी दोस्तों के साथ घूमने भी चले गए तो उसको टाइम को रात में मैनेज कर लिया कि चलो अब 2 घंटे रात में ज्यादा पढ़ लेंगे, तो ऐसा था कि थोड़ी लेट सुबह उठ जाएंगे, वो था। मतलब हैं। बेसिकली में कंटिन्यूटी अच्छी रहनी चाहिए कॉलेज में अगर पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर एक बार कंटिन्यूटी टूट गई, मान लो 2 दिन नहीं पढ़े, तो फिर मन ही नहीं करता पढ़ने का। मन ही नहीं करता है, ये मतलब वही है, सेल्फ कंट्रोल अगर आप अपने साथ में रखे हुए हैं कि कैसे करना है क्या करना है। तो सर मूवी वगैरह देखते हाँ थे, मूवी वगैरह कैसे टाइम हाँ में मिल मूवी जाता था? देखता हूँ। हाँ कभी कभी देखता था, मैं छोटे छोटे वीडियो देख लेता था कॉमेडी, मुझे कॉमेडी मूवीज हाँ। पसंद है, तो कॉमेडी वीडियो देख लेता था हम्म। यूट्यूब पे डाल के। हाँ ये हाँ मतलब कपिल शर्मा के शो वगैरह नहीं हाँ आते थे तो हाँ वो हाँ देख हाँ। लेता था। नहीं तो सर यूपी वाली कुछ मूवी वगैरह ऐसा कुछ देखने का मिलता था कि?
यूपी वाली मूवी तो ऐसी नहीं, लेकिन मैं कॉमेडी मूवी, ज्यादातर कॉमेडी कंटेंट ही देखता था, तो मैं माइंड फ्रेश हो जाता था। नहीं, मैं इसलिए पूछा ना कि ऐसा कोई मोटिवेशनल लाइन होगा कुछ यूपी के भाषा में, तो हम लोग ऐसा सुन लेते आपके मुंह से उस लैंग्वेज में, तो बहुत अच्छा लगता मुझे। ऐसे तो नहीं मालूम मुझे कोई। चलिए सर, कोई बात नहीं। बाकी ये सब बढ़िया रहा। आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? मैं पूरा जानना चाहता हूँ। आपने जहाँ पर भी दिलाया है, जैसे वो तमिल वहाँ पर क्या आंध्र प्रदेश वाला दिलाया था, फिर आप ईएस दिलाए थे, या और कहीं पर भी कैसे भी दिलाया था, पहले तो आप बताइए आपने कितने इंटरव्यूज फेस किए हैं और कैसे फेस किया, उसके बाद हम लोग उस चीज़ को देखेंगे और कैसे इम्प्रूव किया जाए। मैंने अभी तक तो 4 इंटरव्यू दिए हैं, 2 कॉलेज में दिए थे कंपनी के, और 2 फिर 2018 ईएससी और 2019 ईएससी। एक्चुअली आंध्र प्रदेश वाले में क्या था कि इंटरव्यू उस टाइम पे हटा दिया था, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बाइफर्केशन हुआ था, तो मतलब इसलिए इंटरव्यू को हटा दिया। तो अभी भी वो हटा ही हुआ है एक्चुअली, अभी भी उसको फिर से इंटरव्यू नहीं लाया, अभी भी इंटरव्यू नहीं है। मतलब आपके रिटन स्कोर के बेसिस पे ही वो आपको डिपार्टमेंट अलॉट कर देता है। तो आप क्या कहते हैं सर, एक बार मतलब मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा, कैसा है ये एग्जाम पूरा एक बार समराइज करके बताइए, और डिफिकल्टी लेवल क्या रहती है, इंटरव्यू दिलाना नहीं है, पैकेज वगैरह कैसा रहता है, माहौल वगैरह ये सब बताएंगे, जॉब प्रोफाइल का कैसा रहता है। आंध्र प्रदेश में जैसे प्रीलिम्स एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव, फिर मेंस भी ऑब्जेक्टिव ही होता है, और उसके बाद इंटरव्यू तो होता नहीं, तो रिटन स्कोर पे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए 400 वैकेंसी है टोटल, तो उसमें क्या हुआ कि 1.5 टाइम्स बुला लिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वो फाइनल रिजल्ट दे देते हैं, डिपार्टमेंट अलॉट कर देते हैं कि आपको ये डिपार्टमेंट मिला है। उसके बाद जैसे क्या, जो बाहर के लोग हैं, मान लीजिए जैसे जो नॉन तेलुगु हैं या नॉन मतलब आंध्रा के नहीं है, नॉन लोकल है, तो उनको थोड़ा सा जाने में वहाँ टफ होता है, क्योंकि उनका लोकल रिजर्वेशन होता है, स्टेट रिजर्वेशन। तो आपका जब तक काफी अच्छा स्कोर नहीं होगा तब तक वहां पे जाना थोड़ा सा टफ है। और उसके बाद रही ज्वाइन करने के बाद, फिर क्या है कि आपको लैंग्वेज से तो थोड़ी सीखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप काम नहीं कर पाओगे वहां पे। तो मैंने फिर तेलुगु वहां सीख ली थी। है बात सर। हाँ हाँ हाँ। और फिर पैकेज वगैरह कैसा रहता है सर यहाँ पर? पैकेज तो मतलब इन हैंड सारे डिडक्शन होने के बाद 60,000 के राउंड सैलरी आ जाती थी हमारी। बाकी कुछ मेडिकल फैसिलिटीज रहती थी, और टीए वगैरह मिल जाता था, गाड़ी वाड़ी का जैसे अगर कहीं आपको जाना है तो वो मिल जाता था, उसका अलग से बिल लिखना पड़ता था और मिल जाता था। सैलरी वाली ठीक है। और सर ठीक है, सॉरी ये इंटरप्ट करने के लिए, तो वहां पर इंटरव्यू आपका हुआ नहीं, और फिर बाकी सारी चीज़ों का बताइए, मतलब आप कॉलेज में दिलाया वहां पर के इंटरव्यू में क्या फ़र्क था, फिर आप ईएस का दिलाया वहां पर के इंटरव्यू में क्या फ़र्क था, ये सारी चीज़ों को जानना है। तो थोड़ा एकदम सीक्वेंस वाइज में पहला कौन सा दिलाया, उसमें कैसा परफॉर्मेंस था आपका, ये सारी चीज़ें। पहला तो इंटरव्यू मैंने आईबीएम कंपनी का दिया था, और उसमें तो मतलब कुछ टेक्निकल इंटरव्यू नहीं था, वो जस्ट एचआर इंटरव्यू था, तो पर्सनल इंट्रोडक्शन वगैरह यही सब हुआ। तो पूछ रहा था कि भाई आप आईबीएम क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो मुझे एक्चुअली प्लेसमेंट लेना नहीं था। वो तो हमारे कॉलेज में ऐसी कुछ पॉलिसी थी कि आपने बैठना है इंटरव्यू में जाके, ताकि वो कॉलेज दिखा दे कि इतने लोग प्लेस्ड हो गए हैं, अपना मतलब स्टैटिस्टिक्स में दिखा दे। तो मैंने ऐसे इंटरव्यू अटेंड किया, तो पूछ रहा कि आपको आईबीएम में क्यों आना है, तो मैंने बोल दिया मुझे कंप्यूटर पे काम करना पसंद है, इसलिए मैं इस जॉब में आना चाहता हूँ। तो बोला क्या करते हो कंप्यूटर पे, तो मैंने बोला मुझे वीडियो गेमिंग अच्छी लगती है। तो फाइनली वहां पे हो गया था। एक्चुअली एनआईटीज वगैरह में, आईबीएम, ये इन्फोसिस वगैरह में इजिली हो जाता है प्लेसमेंट, तो उसमें हो गया था, तो वो बहुत ही सिंपल था। उसके बाद फिर मेरा गैमन इंडिया कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी सिविल इंजीनियरिंग की, तो उसका इंटरव्यू था। उसमें तो काफी टेक्निकल पूछा था, मतलब कंक्रीट से जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उससे पूछा था। फिर एक एचआर इंटरव्यू हुआ था, जिसमें पर्सनल मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, कि और आपको जो आता है कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन ये सब दी थी। तो वो भी अच्छा इंटरव्यू गया था, तो उसमें भी हो गया था। उसके बाद फिर 2018 इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू मेरा था, वो मेरा काफी अच्छा इंटरव्यू गया था। उसमें क्योंकि मैं आंध्र प्रदेश में जॉब कर रहा था, तो मेरा जॉब से रिलेटेड ज्यादा पूछा था 2018 में, कि मतलब इंजीनियरिंग सर्विस में जैसे वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछे थे। मतलब स्टार्टिंग ही हुई थी वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट से, कि मतलब हाउ यू इंटरलिंक द रिवर, एंड मतलब क्या इसके प्रोज कौन से हैं रिवर इंटरलिंकिंग के, तो वो पूछा था। मतलब स्टार्टिंग वहीं से, तो मोर पूरा इंटरव्यू मेरा मतलब रिलेटेड टू जॉब ही था। फिर उसके बाद 2019 में इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू दिया।
तो इस बार भी जॉब मैंने मेंशन तो किया ही था कि जॉब कर रहा हूँ, लेकिन इस बार जॉब से रिलेटेड तो नहीं ज्यादा पूछा। इन जनरल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लेते रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। मतलब मेरा करंट अफेयर्स से काफी क्वेश्चन पूछ लिए थे कि इंडिया में प्रोजेक्ट जो होते हैं वो क्यों डिले हो जाते हैं, यू एज एन इंजीनियर आपका क्या रोल होना चाहिए, जो कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हम डिले हो जाते हैं। और फिर मतलब आंध्र प्रदेश से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए थे कि मैं वहाँ जॉब कर रहा था, तो वहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में पूछा था। ये करंट अफेयर से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे। फिर स्पोर्ट्स वगैरह अगर आप खेलते हो, मैंने चेस मेंशन किया था कि माय हॉबी इज प्लेइंग चेस, तो चेस से भी क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो आपको क्या लगता है सर, आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा था? और इंटरव्यू तो बहुत ही सब्जेक्टिव है, पता भी नहीं लगता कि मतलब सबको ऐसा लगता है कि ठीक ही हुआ इंटरव्यू है, फिर मार्क्स वैसा था। एक्चुअली 18 में क्या हुआ था कि मेरा इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं हुआ था, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मुझे इंटरव्यू में 18 में 116 मार्क्स थे आउट ऑफ 200, तो वो मेरा अच्छा नहीं हुआ था मेरे हिसाब से। फिर 19 में क्या हुआ, मेरा काफी अच्छा इंटरव्यू गया, मतलब मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए थे, कुछ आंसर नहीं दिए थे, तो मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा गया। लेकिन 110 मार्क्स आए थे, 6 नंबर कमी हो गए। और उसमें भी इंटरव्यू डिपेंड करता है कि आपका बोर्ड कौन सा है। मतलब बोर्ड में जैसे 3-4 बोर्ड बनते हैं, तो उसमें कोई बोर्ड होता है कि जो लीनियंट होता है मार्किंग में, तो उसमें सब लोगों को अच्छे नंबर मिल जाते हैं। कोई बोर्ड स्ट्रिक्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कि कितना भी अच्छा कर लो तो मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिल पाते। तो ये मेरा एक्चुअली 19 में ऐसा पड़ गया था कि मेरे जो बहुत अच्छा भी था उसको भी बहुत ज्यादा नंबर नहीं मिले थे। तो डिपेंड करता है बोर्ड कौन सा पड़ा है, मतलब ये टोटली वो है, आपका लक है और थोड़ा सब्जेक्टिव है कि आप कैसा उस दिन वो। सर तो आप यूपीएससी का बताइए सर। यूपीएससी का इंटरव्यू मतलब काफी अच्छा, मतलब बाकी आप जो भी इंटरव्यू देंगे उनसे मतलब यूपीएससी का इंटरव्यू अलग ही लेवल का रहता है। मतलब वो आपको एकदम प्रेशर नहीं रहेगा, जैसे आप जब तक इंटरव्यू हॉल में नहीं जाएंगे तब तक तो आपको एकदम हार्ट बीट चालू रहेगी, बहुत डर लगेगा कि ऐसा होगा क्या होगा। जब आप वहां जाओगे तो इतने प्यार से बात करते हैं कि मतलब आप एकदम नॉर्मल हो जाओगे, आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बहुत नॉर्मल। मतलब रियली बहुत अच्छा, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था मतलब कॉलेज के इंटरव्यू में, और जब यूपीएससी का इंटरव्यू दिया तो मतलब बहुत अच्छा लगा। बहुत नॉर्मल कर देते हैं, बहुत नॉर्मल कर देते हैं पेपर से। सर आपने 18 का भी दिलाया था अपने इंटरव्यू, तो उस समय का रिजल्ट क्या रहा था? उस समय मेरा फाइनली नहीं हो पाया था, बस 12 नंबर से सिलेक्शन रुक गया था मेरा। तो बहुत दिल टूटा होगा सर एकदम। हाँ बुरा तो लगा था लेकिन फिर जब मैंने मार्कशीट, एक्चुअली यूपीएससी वाला क्या करता है कि मार्कशीट दे देते हैं चाहे सिलेक्शन हो या ना हो। तो जब मेरी मार्कशीट आई तो मैंने देखा यार 12 नंबर से ही सिलेक्शन नहीं हुआ, तो दोबारा पढ़ते हैं, क्योंकि 12 नंबर तो मैनेज किया जा सकता है दोबारा से। तो फिर मैंने दोबारा मतलब काफी मेहनत की, तो मेरा फिर तो अच्छा स्कोर आ गया था। क्योंकि थोड़े ही दूर थे। अच्छा हुआ सर, वो मतलब थोड़ा सा आप पीछे रहते ना तो करना चाहिए डबल और मेहनत, क्योंकि अब तो बस हल्का सही रह गया। सर आपका अब जैसे फाइनल, हम लोग स्टूडेंट के लिए बात करते हैं, अभी हम लोगों का गेट एग्जाम है 1 महीने के बाद, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 महीना है, तो आप उसके बारे में क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे किया जाए इस 1 महीने में, किस चीज पे ध्यान दिया जाए आपके हिसाब से? अभी जैसे गेट एग्जाम में क्या था कि बहुत माइनर मिस्टेक होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब तो इस टाइम पे तो क्या हुआ कि जो फॉर्मूले हैं बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें और टेस्ट सीरीज खूब दें। और टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं बस सबमिट करके उसके सॉल्यूशन देख लिया, वैसा नहीं, उसको अटेम्प्ट करो सीरियसली। क्योंकि गेट एग्जाम में मेरे साथ तो वही हो रहा है कि रैंक अंडर 100 कभी नहीं आ पाई, क्योंकि कोई ना कोई माइनर मिस्टेक हो जाती है। कहीं फिल करने वाले क्वेश्चन में यूनिट की गलती कर दी, उसमें मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा और मीटर स्क्वायर में कर दिया, या मीटर स्क्वायर में पूछा सेंटीमीटर स्क्वायर में कर दिया। तो अभी तो क्या जितने टेस्ट दे सकते हो अच्छे से वो टेस्ट दे दो, क्या और गलती क्या हो रही है उसको, अपनी जो मिस्टेक हो रही है उसको रेक्टिफाई करो। इस समय तो टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो। यही बस आपका फाइनल। और सर ईएस आएगा तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा? ईएस का प्री वगैरह आएगा तो उसके लिए भी सजेशन कर दीजिए। अभी जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या है कि प्रीलिम्स तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल अभी भी है, कोई कोचिंग कोई भी अभी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा उस पेपर को। तो जो भी मतलब जो एक मोटा मोटी सिलेबस देख लो, और जो मार्केट में बुक्स वगैरह हैं या नोट्स वगैरह उनको एक बार गो थ्रू हो जाओ। बहुत ज्यादा टाइम देने की, मेरे हिसाब से जीएस पेपर में बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पेपर ऐसा आएगा ना कि आपको जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन है पेपर में, तो आपको 100 में से 30-35 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एग्जैक्टली उसके आंसर मालूम होंगे। बाकी 70% पेपर ऐसा होगा जो आपको एग्जैक्टली आंसर मालूम ही नहीं होंगे।
तो आपको उसमें क्या एलिमिनेशन मेथड लगा के कैसे जो 50-50% प्रोबेबिलिटी के साथ क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जीएस प्रीलिम्स का पेपर। तो इस मेरे हिसाब से प्रीलिम्स पेपर पे बहुत ज्यादा, प्रीलिम्स मींस जीएस का पेपर जो है प्रीलिम्स में, उस पे बहुत ज्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं है। फिर टेक्निकल पेपर में क्या है कि थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों का ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो जाता है हर साल ही। जैसे 17 में थ्योरेटिकल पेपर था, 18 में न्यूमेरिकल और 19 में तो पूरा ही न्यूमेरिकल पेपर आ गया। फिर 20 में क्या हुआ, फिर से थ्योरेटिकल पेपर दे दिया था, काफी आसान पेपर था। अब 21 में कैसा आएगा तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको थ्योरेटिकल भी पढ़ना है और न्यूमेरिकल दोनों की प्रैक्टिस अच्छी करनी है। और जैसे बहुत लोग मैंने देखा जीएस के पेपर पे बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं। जीएस में मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा टाइम देने पे वो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। वह है कि जीएस पढ़ लो और अपना ज्यादा टाइम है ना जो टेक्निकल पेपर उस पे देना चाहिए, टेक्निकल पे ज्यादा ध्यान दीजिए। हाँ, जीएस पे सिलेबस से गो थ्रू जाओ, पढ़ लो 2-4 बार, बस उतना काफी है। और बाकी पेपर में आए तो एलिमिनेशन करके 50-50% प्रोबेबिलिटी लगा के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करना है। ये बहुत सही है सर। मतलब एक कंसाइज जो चीज़ें रहती है ना, क्या रहता है ना, अभी भी स्टूडेंट क्या करते रहते हैं ना, अभी रिवीजन के टाइम पे क्या करेंगे, पुराना जितना भी है सब कुछ पढ़ने लग जाते हैं कि नहीं 1 महीना बचा है फिर से पूरा पढ़ेंगे करके। तो वही मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि नहीं यार, प्रैक्टिस ज़्यादा करो, टेस्ट ज़्यादा दिलाओ, ये आपका रिविजन भी करवा देगा, है ना? सही बोल रहा हूँ कि नहीं सर? हाँ, अभी तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है करने की। मतलब अगर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से दे तो प्रैक्टिस तो बिल्कुल ही जरूरी है, क्योंकि वरना गेट में तो अच्छी रैंक आने से नहीं रही। तो वहां पे इतनी माइनर मिस्टेक होती है ना कि मैं क्या बताऊं। भरने वाले क्वेश्चन में तो गलती करते ही लोग, कहीं उसमें माइनस लगा के भरना होगा, -5 भरना होगा, 5 भर के चले आएंगे। और वो 2 नंबर वो फिर मतलब 2 नंबर में बहुत पीछे रैंक शिफ्ट हो जाती है गेट में, पीछे रैंक शिफ्ट हो जाती है ना। हाँ, टेस्ट सीरीज खूब दे, क्वेश्चन खूब सॉल्व करें, टेस्ट सीरीज दें, खुद सॉल्व करें। बहुत बहुत थैंक यू सर, आप इतना सारा नॉलेज भरी चीज़ें हम लोगों को बताएं। और फाइनली मैं ना बाकी सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार अपने दोस्तों को बहुत अच्छे से सिलेक्ट करिए, क्योंकि वही आपको बनाते हैं, वही आपको बिगाड़ते हैं। क्या बोलते हैं सर आप इसके बारे में? बस इसी एक हैप्पी एंडिंग के साथ। हाँ, मैं तो क्या बोलूँ, मतलब मैंने तो क्या कि मैं तो ज्वाइन करने वाला था कंपनी, 16 में पास हुआ और मेरा जब प्लेसमेंट हो गया तो मैं ज्वाइन ही करने वाला था कंपनी। और तो मतलब कुछ घर की कंडीशन ऐसी थी कि ज्वाइन करना पड़ रहा था मुझे। तो लेकिन दोस्त बोला, वो जानता था कि ये पढ़ने में ठीक है, तो दोस्त मतलब मेरा था, तो उसने बोला यार तू ज्वाइन मत कर, तू आजा दिल्ली और हम पढ़ते हैं साथ में मिलके। तो वो मेरा मतलब एक टर्निंग पॉइंट ही था। तो उसने मुझे बुलाया, उसने बहुत फोर्स किया कि नहीं यार तू आजा। तो दोस्त तो रियली बहुत है, और मुझे तो यही मेरे लिए मेरा लक अच्छा है कि मतलब मेरे दोस्त मुझे बहुत अच्छे मिले। इवन मैं नायर में और इवन रेलवे ज्वाइन करने के बाद भी मतलब यहाँ पे भी जो दोस्त मेरे बने हैं वो भी काफी अच्छे हैं। मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि मुझे जॉब में इतने अच्छे दोस्त मिलेंगे। ये बहुत ज़रूरी रहता है सर। वही मैंने हम लोगों के इंटरेक्शन में भी आपको कहा था ना कि आप जैसे रहते हैं वैसे ही लोग आपको मिलते हैं। आप बहुत अच्छे हैं सर, इसीलिए आपको भी वैसे ही लोग मिल रहे हैं जो आपके लाइक माइंडेड है। बाकी इस चीज़ के लिए तो मैं बहुत श्योर हूँ कि आपको आपके दोस्त बना भी सकते हैं, आपके दोस्त बिगाड़ भी सकते हैं। तो हमेशा वाइजली चूज़ कीजिए कि आपका दोस्त कौन है जो आपको हमेशा मोटिवेट करे। और दूसरे पर्सपेक्टिव में ये भी दिखाना चाहता हूँ कि किसी के अंदर आपको अगर पोटेंशियल दिखे कि यार ये पढ़ने वाला बंदा है तो उसको सपोर्ट करिए। भले उसका शायद 1 बार में ना हो, 2 बार में ना हो, पर अगर वो कंसिस्टेंटली ट्राई कर रहा है तो उसका जरूर होगा। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर, इतना वैल्यूएबल टाइम अपना देने के लिए। मैं आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, पर मेरे को बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, क्योंकि आप वो हैं जिसने देखा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखी है, स्ट्रगल देखा है, फिर उसके बाद अपने से मेहनत की है, कोचिंग के बिना चीज़ों को करते करते मेरे को आप रियली इंस्पायर किए। बाकी लोगों को भी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइए कि ऐसा ऐसा है यार, सिविल से हैं और ऐसा हुआ है उनके साथ। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में कुछ भी होगा ज़रूर पूछिएगा, सर और मैं हमेशा देखते रहेंगे उस चीज़ को। सर आप बस बताइए आपको कैसा लगा इंटरव्यू, फिर हम लोग का एंड करेंगे। थैंक यू सर, अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा, और अच्छा लगा मुझे आपने इनवाइट किया और मैंने कुछ शेयर किया।
नहीं सर, ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ना शायद कोई एक बंदा आपका एक वीडियो देख के उसकी लाइफ बदल जाए, बस इतना सही ऑब्जेक्टिव है सर हम लोगों का। क्या होगा कैसा होगा नहीं पता, कौन देखेगा, पर ये जो वीडियो रहेगी ये अनंत काल तक रहेगी, और जब तक कोई भी इस चीज़ को कभी देख लिया ना, एंड दे विल बी लाइक कि यार सर के जैसा बनना है, बस अपना आज का ये जो 1 घंटा है 1.5 घंटा है वो सक्सेसफुल रह जाएगा। अगर कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, आपके थ्रू कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अगर पॉसिबल होगा मैं सॉल्व कर सकता हूँ, अगर मेरे मतलब उसमें रहेगा तो। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। और सर आप भी अपने दोस्तों को रेफर करिएगा कि अगर किसी को इंटरव्यू देना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप रेफर करिएगा, मैं विल बी विद ओपन हैंड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, एंड फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।